राजस्थान के झुंझुनू से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बदमाश लोगों से भरी एक बस पर हमला करते दिखाई दिए। आरोप है कि दो गुटों की आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की एक बस को सुनसान जगह पर रोककर उसे निशाना बनाया। बस में तोड़फोड़ करने वाले सभी बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। उन्होंने तो बस में बैठे यात्रियों के नीचे उतरने का भी इंतजार नहीं किया, जिसकी वजह से बस में चीख पुकार मच गई। हालांकि बाद में किसी तरह सारे यात्री नीचे उतरे। कुछ महिलाएं तो खिड़कियों से नीचे कूदती नजर आईं। इस दौरान भी बदमाशों के हाथ नहीं रुके। उन्होंने लोहे की रॉड और डंडों से बस पर हमला करना जारी रखा। वहीं बस से उतरे लोग पास के खेतों में भागकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले का बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने भी एक बदमाश के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। सौभाग्य की बात है कि दबंगई की बीमारी का पुलिस अगर समय रहते इलाज नहीं करेगी तो यही होगा। झुंझुनू में 15 दिन पहले छोटी बात पर गैंगवॉर जैसे हालात बन गए। वहां एक गुट का शराब का ठेका है जहां सेल्समैन ने दूसरे गुट को शराब देने से मना कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए बस पर हमला हुआ और जवाब में बस पर हमला करने के आरोपी के घर पर दूसरे गुट ने धावा बोल दिया। ऐसे गिरोहों पर अगर सख्ती नहीं हुई तो इलाके में शांति भी मुश्किल है। ऑपरेशन कमल मामले में येडियुरप्पा को हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब उन्हीं के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। News18.com की रिपोर्ट है कि ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा पर कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया और राज्यपाल वजुभाई वाला को एक खत लिखकर इसकी शिकायत भी की। साथ ही उन्होंने अपने इस खत की कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेजी है, जिसमें के.एस. ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि उनके विभाग से बिना इजाजत लिए 774 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार ने कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार को निशाने पर ले लिया। shows that there is a big problem in the government, internal government. Lot of dissident activities is going on. कोरोना के खिलाफ चल रहे टीका अभियान के तीसरा चरण पूरे देश में शुरू हो गया। तीसरे चरण के तहत 45 या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और इसकी शुरुआत होते ही कोरोना वैक्सीन के लिए बने सभी केंद्रों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक केंद्र में बड़ी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाते दिखाई दिए। इसके लिए वहां कई इंतजाम किए गए थे। 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को आज से अनुमति दी गई है वैक्सीन लगाने के लिए। इसकी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। टीका लगाने के लिए बनाए गए ऐसे सभी केंद्रों पर मुंबई के नगर निगम बीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। 45 एंड अबव कुछ 30 से 40 लाख लोग मुंबई में है। उस हिसाब से आप देखिए, हमने आज 2 शिफ्ट शुरू किए। दिल्ली में भी कई लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही तीसरे चरण की शुरुआत हुई, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अलग अलग केंद्रों पर पहुंचने लगे। दिल्ली के सभी नगर निगमों ने भी इसके लिए खास तैयारी की थी ताकि भीड़ बढ़ने पर लोगों को कोई परेशानी न हो। कोविड की लड़ाई में जनता को जितनी हम मदद कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में भी ये अभियान जोर शोर से शुरू हुआ। लखनऊ में तो राज्य के कुछ मंत्री और बड़े अधिकारी भी वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। प्लीज अपने अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और तत्काल वैक्सीन लगाएं। इसी तरह की तस्वीरें देश के कई राज्यों से सामने आई। क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार इस अभियान में तेजी लाना चाहती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि इस महीने में हर रोजाना कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके तहत सरकारी और निजी दोनों वैक्सीन केंद्र रोजाना खुले रहेंगे। यही नहीं, सरकारी छुट्टी वाले दिन भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा ताकि ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में रोजाना 50 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। तेजी से वैक्सीनेट करने का अर्थ होगा कि इस वायरस को फैलने से उतना उसकी जो चेन है इन्फेक्शन की, उसको रोकना। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तर्ज पर आतंकी फिर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि आतंकी फिर घाटी में पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाने की फिराक में। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक श्रीनगर लाने की कोशिश में जुटे हैं। खबर यह भी है कि वो 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ला भी चुके हैं, जिसे एलओसी के पास किसी जगह पर छिपाया गया है। बताया गया कि 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, तब उसकी तैयारी भी कुछ इसी तरह से की गई थी। हरियाणा के हिसार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। दुष्यंत चौटाला वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस हंगामे की वजह से वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल सके।
क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर किसान सड़क पर ही बैठ गए और उसे जैम कर दिया। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस दौरान कई किसान काले झंडे भी लहराते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगाकर उनके आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया था, जिस पर किसानों का गुस्सा और भड़क गया। पुलिस के कई बार समझाने के बावजूद उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। इसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सौभाग्य की एक बात है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी के नेता किसान संगठनों के निशाने पर कुछ दिन पहले सिरसा में भी उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने के लिए पुलिस को पसीने बहाने पड़े थे। अब हिसार में भी किसानों की वजह से दुष्यंत चौटाला को एयरपोर्ट के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। उनके कार्यक्रमों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि किसानों ने हर जगह उन्हें घेरने की धमकी दे रखी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बीच डीएमके सांसद ए राजा को दोहरा झटका लगा है। न्यूज 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने ए राजा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ ए राजा मद्रास हाईकोर्ट गए, जहां उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने डीएमके के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी उनका नाम हटा दिया। आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी की मां के खिलाफ ए राजा के विवादास्पद बयान पर यह कार्रवाई की। इससे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशनों पर सामान को सैनिटाइज करने वाली मशीनें लगाई गई। ये मशीनें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर लगाई गई, जो देखने में हूबहू किसी स्कैनिंग मशीन की तरह ही हैं, लेकिन ये सामान को सैनिटाइज करने का काम करती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई एक तस्वीर में कुछ लोग ऐसी ही एक मशीन में अपना सामान रखकर उसे सैनिटाइज करते नजर आए। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन तीनों जगहों पर इस तरह की मशीन लगाई गई है। ये मशीनें लेजर तकनीक से सामान को सैनिटाइज करती हैं। सर डेली दिन में 200-250 पैसेंजर करा लेते हैं। हालांकि ये सुविधा मुफ्त में नहीं मिलेगी। यात्रियों को एक बैग को सैनिटाइज करवाने के लिए 10 रुपए चुकाने होंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना की नई लहर में करीब 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं दिख रहा। ऐसे लोग अगर मास्क लगाकर भी यात्रा कर रहे हों तो उनके सामान पर भी वायरस हो सकता है। इसीलिए यात्रा करने वालों के सामान को सैनिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि सूटकेस और बैग पर भी यह वायरस लंबे समय तक मरता नहीं। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, उस एम्बुलेंस से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां न्यूज 18 को मिली हैं। पता चला है कि मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ है, जो मुख्तार की निजी एम्बुलेंस है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि मुख्तार अंसारी ने कागजों में फर्जीवाड़ा कर यह एम्बुलेंस अपने लिए ही खरीदी थी। यह एम्बुलेंस उसने 2009 से 2013 के बीच खरीदी थी, जिसके लिए डॉक्टर अलका राय के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। एम्बुलेंस कोई आम नागरिक नहीं खरीद सकता, इसलिए डॉक्टर अलका राय की मदद ली गई थी। डॉक्टर अलका राय मऊ में एक अस्पताल चलाती हैं और मऊ से ही मुख्तार अंसारी विधायक है। डॉक्टर अलका राय के मुताबिक उनके भाई एक अस्पताल के डायरेक्टर हैं और उन्हीं के दस्तावेजों के जरिए एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। हालांकि एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन 2015 में ही खत्म हो चुका है और 2017 में ही एम्बुलेंस के फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद भी खत्म हो चुकी। डॉक्टर अलका राय ने पूरे मामले पर सफाई दी और यह कहा कि मुख्तार अंसारी ने एम्बुलेंस से जुड़े दस्तावेजों के लिए मदद ली थी। कि वो हमारे विधायक हैं, उन्होंने मैसेज भेजा और कुछ कागज भेजे जिसके ऊपर हमारे भाई जो हैं, जो डायरेक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल के, उन्होंने साइन किया था। बस हमारा वास्ता उतना ही है उस एम्बुलेंस से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। बताया गया कि पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर पिछले 1 महीने में ही कई बड़ी कार्रवाई कर डाली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में पुलिस की टीम ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी करती नजर आई। ड्रोन से मिली तस्वीरों के आधार पर इस टीम ने छापेमारी की और अवैध शराब के एक बड़े कारोबारी को धर दबोचा। वहां से पुलिस को भारी मात्रा में कच्ची शराब भी मिली, जिसे जमीन पर बहा दिया गया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस ड्रोन की मदद से नशे का काला कारोबार चलाने वालों तक पहुँच गयी। बरामदगी हुई है, उसमें ड्रोन का इसमें अहम भूमिका रही है। बताया गया कि ड्रोन का इस्तेमाल करने की वजह से पुलिस अवैध शराब के कई कारोबारियों को पकड़ने में कामयाब रही, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। सौभाग्य की बात है कि पंचायत चुनाव की वजह से यूपी में शराब की डिमांड भी बढ़ी हुई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी के बाद सिर्फ प्रतापगढ़ में महीने भर में 450 शराब तस्कर दबोचे जा चुके हैं। शराब बनाने और बेचने वालों के साथ अब अवैध शराब के ग्राहकों की नकेल कसना भी जरूरी है। अवैध शराब का धंधा उन्हीं लोगों की बदौलत चल रहा है जो सस्ती शराब के नाम पर आंख बंद करके कुछ भी पी सकते हैं।
इमरान खान की सरकार ने भारत से कपास और चीनी खरीदने के फैसले को 24 घंटे के अंदर ही पलट दिया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान के हित को दरकिनार करते हुए भारत से चीनी और कपास मंगाने के फैसले को रद्द कर दिया। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग कपास की कमी की वजह से बदहाली से गुजर रहा है और इस काम से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट है। ऐसे में वहां के कपड़ा मंत्रालय ने भारत से कपास मंगाने की सिफारिश की थी ताकि कच्चे माल की कमी को दूर किया जा सके। इसी तरह चीनी की कमी से निपटने के लिए भी भारत पर ही भरोसा जताया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि कट्टरपंथियों के दबाव के आगे इमरान खान की एक न चली और उन्होंने इसको पलट दिया। हालांकि इमरान के बड़बोले मंत्री ने इस फैसले को आर्टिकल 370 हटाए जाने से जोड़ दिया, जबकि एक दिन पहले उसी सरकार की एक कमेटी ने इस फैसले पर मोहर लगाई थी। वो डेफर कर दिया कि वो इंडिया का जब तक कि वो पुरानी 370 की सूरत हाल बहाल नहीं करता उस वक्त तक ये कॉटन और चीन का नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह के हंगामे और गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए सीआरपीएफ ने इन ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया, जिसकी कुछ तस्वीरें बांकुड़ा से सामने आईं। वहां एक मतदान केंद्र के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने ड्रोन कैमरे को उड़ाया और उससे पूरे इलाके की निगरानी की। बताया गया कि इस ड्रोन कैमरे से किसी भी मतदान केंद्र के करीब 500 मीटर के दायरे पर नजर रखी जा सकती है। चुनाव में ये उड़ता हुआ कैमरा हमें अब अगले 6 चरणों में भी दिखेगा और आज भी दिखेगा। मतदान केंद्रों के बाहर किसी तरह की हिंसा न हो, इस पर सीआरपीएफ के जवानों ने खास नजर रखी। पीसफुल पोलिंग में कोई दिक्कत ना आए, ये उसके पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए बंगाल में सुरक्षा बहुत सख्त की गई और उसी के तहत कई मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। सौभाग्य की एक बात थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही इतनी राजनीतिक हिंसा हुई कि पोलिंग बूथ भी जंग के मैदान जैसे दिखने लगे। वहां हर मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल के कम से कम 5 जवान तैनात हैं, फिर भी अशांति की आशंका है। इसलिए मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जवान भेजे जा सके। यूपी की तरह ही गुजरात सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और धर्म स्वातंत्र 2003 संशोधन बिल विधानसभा में पारित कराया। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने इस संशोधन बिल को विधानसभा में पेश किया, जिसमें शादी के लिए झूठ बोलकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा और जुर्माने का जिक्र है, जिसके तहत 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। यही नहीं, कानून बदलने के बाद पीड़ित ही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले भी शिकायत कर सकेंगे और शादी में मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई दोस्त हो, संगठन हो या फिर मौलवी हो, जबकि मामले की जांच डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी ही करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ने के साथ ही सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिनकी वजह से एक बार फिर काम धंधों पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। जिन लोगों पर इन पाबंदियों की मार पड़ी उनमें एक शादियों से जुड़े कारोबारी भी हैं। फिर चाहे वो बैंक्वेट हॉल चलाने वाले लोग हों, शादियों में बैंड बजाने वाले हों, घोड़ी और बग्गियों का कारोबार करने वाले हों या फिर हलवाई हों, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि खुले में होने वाली शादी में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और किसी बंद हॉल में होने वाली शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई है तो परेशानी भी बढ़ने लगी है। परेशानी उन लोगों की भी जिनकी घर में शादियां हैं और उन लोगों की भी जो शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बैंक्वेट हॉल चलाने वालों के सामने वजूद का संकट खड़ा है। जगमग लाइटें, तरतीब से सजे सोफे, करीने से की गई सजावट, महंगे झूमर, सेंट्रलाइज्ड एसी। दावा यह है कि लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में इस तरह के 1000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल बंद हो चुके हैं। अब कोरोना की तलवार बाकियों पर भी लटक रही है, क्योंकि महज 100 लोगों की पार्टी से ऐसे कारोबारियों के लिए खर्चे निकालना भी मुश्किल है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, दिन में एक फंक्शन करना है, कितने पैसे ले लेंगे उससे जो खर्चा निकाल लेंगे? ना अपना खर्चा निकलेगा, ना लाइट का खर्चा निकलेगा, ना लेबर का खर्चा निकलेगा। लॉकडाउन के दौरान जो बैंड वाले अपने औजारों पर जमी धूल भी साफ नहीं कर पाए, वो एक बार फिर इन पाबंदियों की मार झेलने पर मजबूर है। लोगों की गिनती कम करने के लिए सबसे पहली कैंची बैंड वालों पर ही चल रही है। फिर ग्राहक आएगा, भैया वापस कर दो महाराज, अपने अब साहब यही कहाँ से करें वापस? इतना काम धंधा तो है नहीं अगर जो हम कर सकते वापस। 13 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और तभी से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन शादियों के काम से जुड़े कारोबारी हों या फिर वो लोग हों जिनके घरों में शहनाई बजने वाली है, उन्हें यह कतई अंदाजा नहीं था कि कोरोना का कहर फिर से सामने आ जाएगा। कुछ लोगों ने तो कोरोना वायरस के कारण बिगड़े हालात सामान्य होने का लंबा इंतजार करने के बाद शादियों के दिन तय किए थे। लेकिन वायरस के दूसरे वार ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी।
शान शौकत के साथ शादी की तैयारियां कर रहे लोगों के सामने मेहमानों की लिस्ट पर कैंची चलाना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रॉब्लम ये आ रही है, अब वो टचअप की जगह हमें गेस्ट लिस्ट को थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। सारे रिश्तेदार हैं, अब उनमें किसको हम छोड़ें। कई ऐसे छोटे कारोबारी भी हैं जिनका धंधा केवल शादियों के सीजन पर ही निर्भर है। इनमें उन घोड़ियों के मालिक भी हैं जिनके बिना शादियां पूरी नहीं हुआ करती थी। ऐसे लोगों को अब घोड़ियों का खाना भी चुभने लगा है। अब खा ही रही है जी, खड़े खड़े। एक घोड़ी का खर्चा 200-300 रुपए डेली का पड़ता है। 8-10 घोड़ियां हैं, 1-2 लड़के भी रहते हैं, उनका भी खर्चा है जी। कुछ ऐसा ही हाल हलवाइयों का है, जिन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि 100 या 200 लोगों की शादी में खाना बनाकर वो खर्च कैसे चलाएं और कमाए कैसे। 100 बंदे काम में क्या बंदा कमाएगा? 100-200 क्या है? लेबर भी है, फिर ट्रांसपोर्ट है, कन्वेंस महंगी हो गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों के बीच शादी ब्याह में सावधानियों से ध्यान हटने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए केवल काम धंधा ही नहीं बल्कि सेहत की चिंता भी लोगों को डराने लगी है। सौभाग्य की बात है कि महामारी की नई लहर के लिए हम लोगों की मनमानी को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के दिशा निर्देशों को मजाक बनाया तो उसकी वजह से पैदा हुई परेशानी भी हमें ही भुगतनी पड़ेगी। अब 30 अप्रैल तक हम फिर से पाबंदियों के उसी जाल में फंस गए हैं जिसमें 6 महीने पहले। अब भी हमने लापरवाही नहीं छोड़ी तो सरकार की सख्ती भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव के मुद्दे पर विवाद था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इससे पहले ये लोग आपस में बहस करते भी दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। दोनों गुटों के बीच पथराव भी हुआ। मारपीट शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए। सौभाग्य की बात है कि गांवों में हम लोगों ने जातियों के आधार पर टोले तो पहले से बना लिए हैं। अब पंचायत चुनाव लड़ने और जीतने के लिए जातियों के बीच रंजिश भी पैदा कर देना चाहते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद भी हम सबको एक साथ ही गांव में रहना है। ये कहां की समझदारी है कि 5 साल की पंचायती सत्ता के लिए उम्र भर की दुश्मनी पाल बैठे।